तक हमने ये समझ लिया कौन सी पॉलिसी आईएफआरएस 17 के अंदर आती है और कौन सी नहीं। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या एक इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ इंश्योरेंस ही होती है? शायद आप बोलोगे हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन रियलिटी कुछ और है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए, आपने एक गिफ्ट गिफ्ट हैम्पर खरीदा। उस बॉक्स के ऊपर लिखा है स्पेशल फेस्टिवल कॉम्बो। आप घर आकर बॉक्स खोलते हैं। उसके अंदर चॉकलेट्स भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, जूसेस भी है और एक कॉफी मग भी है। अब अगर कोई आपसे पूछे तुमने क्या खरीदा, क्या आप सिर्फ बोलोगे मैंने चॉकलेट्स खरीदी? नहीं, क्योंकि आपने एक कॉम्बो पैक खरीदा। इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बहुत बार एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। एक ही पॉलिसी के अंदर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी होती है, सेविंग्स भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होता है और कभी कभी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी होती है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर सब कुछ एक ही पैकेट में है तो अकाउंटिंग कैसे होगी? क्या सबको इंश्योरेंस मान लेंगे? आईएफआरएस 17 कहता है बिल्कुल नहीं। पहले बॉक्स खोलो और देखो अंदर क्या क्या है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने एक पॉलिसी ली। हर साल आप 1 लाख प्रीमियम भरते हैं। इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया तो फैमिली को 20 लाख देगी, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मेच्योरिटी पर आपको 15 लाख वापस मिल जाएंगे। अब ध्यान से सोचिए, ये 15 लाख क्या है? क्या ये इंश्योरेंस है? नहीं, ये तो आपका ही पैसा है जो कंपनी आपको बाद में वापस कर रही है। और जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रही है वही एक्चुअल इंश्योरेंस है। तो एक ही पॉलिसी के अंदर दो अलग चीजें कैसी? एक प्रोटेक्शन हो गई और दूसरी इन्वेस्टमेंट, इसलिए अलग अलग हो गई। और आईएफआरएस 17 कहता है इन दोनों को अलग अलग देखो। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेपरेटिंग कंपोनेंट्स। सेपरेटिंग कंपोनेंट्स। मैं इसे और सिंपल बताता हूँ। सोचिए, आप रेस्टोरेंट गए, आपने कॉम्बो मील ऑर्डर किया। उसमें बर्गर है, फ्राइज है, कोल्ड ड्रिंक है और आइसक्रीम भी है। बिल एक ही आया, लेकिन रेस्टोरेंट के ओनर को पता है बर्गर की वैल्यू अलग है, फ्राइज की अलग है, कोल्ड ड्रिंक की अलग है, आइसक्रीम की अलग है। अकाउंटिंग भी वैसे ही होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी को भी कॉम्बो मील खोलना पड़ता है और हर कंपोनेंट को उसकी कैटेगरी में रखना पड़ता है, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनते हैं। इसीलिए आईएफआरएस 17 कहता है प्रोटेक्शन को इंश्योरेंस की तरह अकाउंट करो, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह, और अगर कोई अलग सर्विस है उसको उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंट करो। एक और इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोग सोचते हैं प्रीमियम जितना मिला उतनी इंश्योरेंस रेवेन्यू होगी, लेकिन ये गलत। अगर प्रीमियम का कुछ हिस्सा सिर्फ कस्टमर को के पैसे वापस करने के लिए है तो वो इंश्योरेंस रेवेन्यू नहीं है, वो सिर्फ कस्टमर का पैसा है जो टेम्परेरी कंपनी के पास रखा हुआ है। और यही वजह है जब दुनिया भर में आईएफआरएस 17 अप्लाई हुआ तो बहुत इंश्योरेंस कंपनीज की रेवेन्यू अचानक छोटी दिखने लग गई। बिजनेस कम नहीं हुआ था, सिर्फ अकाउंटिंग ज्यादा ऑनेस्ट हो गई थी। बस आज की एक लाइन कभी मत भूलिए, एवरी इंश्योरेंस पॉलिसी इज मोस्ट जस्ट इंश्योरेंस। एवरी इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट जस्ट इंश्योरेंस। कभी उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, कभी सर्विस होती है और कभी हिडन फाइनेंशियल फीचर्स भी होते हैं। इसलिए डोंट जज द पॉलिसी बाय इट्स कवर, ओपन द बुक्स फर्स्ट। अब ये मैं आपको शेयर करके बता रहा हूँ, अलग अलग स्टेप में समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। इसके लिए अपन को लाइक एक इंश्योरेंस पॉलिसी को एक आप बंडल समझो और उसको बंडल को सेपरेट करके देखना रहता है कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल उसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव है,
तो उस वो IFRS 9 के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना रहेगा। अब उसमें देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है तो उसको IFRS 9 में जाएगा। मान लो कि उसमें डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस है तो IFRS 15 में उसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और मान लो कि इंश्योरेंस एलिमेंट है तो IFRS 17 में उसको दिखाएंगे। So investment component are excluded from insurance revenue. Even when not separated, give it back, leave it out. So friends, अब तक अपन ने, हाँ अभी अपन डिस्कस करते हैं इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस के लिए जो IFRS 17 के सिमिलर क्या चीज है। तो इंडिया में इंड एस 117 है। तो इंडेस 117 की फाउंडेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ अपन करेंगे। इंडेस 117 इज इक्वल टू IFRS 17, इंडिया से कन्वर्ज स्टैंडर्ड एट द हार्ट ऑफ द न्यू रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज द इंडेस 117। So revenue rebased as per the Index 117, endowment and ULIP means unit linked in investment products. Saving become investment component. Top line premium shrinks to cleaner insurance revenue. नाउ इंडिया के अंदर IRDAI ने मैंडेट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से ड्यूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने रहे, ड्यूल रिपोर्टिंग करनी रहेगी। एज तो जो एग्जिस्टिंग जो चल रही है और एक एज पर इंड एस। सो who's affected? So by this mandate, multiple insurance companies affected in India like LIC, SBI Life, HDFC Life, ICICI Prudential, Tata AIA, Max Life, Bajaj Alliance, Kotak Life and Aditya Birla Sun Life. So friends, अपन ने क्या क्या डिस्कस किया अब तक वो एक बार के लिए रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने ये डिसाइड किया कि इंश्योरेंस सेल्स से प्रोमिस, सो प्रॉफिट इज अर्न ओवर टाइम, द प्रीमियम इज लायबिलिटी फर्स्ट। सो एक उसके बाद में अपन नेक्स्ट सीरीज में अपन ने सीखा IFRS 4 वाज ए टेम्पररी अरेंजमेंट एंड IFRS 17 2017 में आया था और ये इफेक्टिव 2023 में हुआ है। उसके बाद में अपन ने सीखा कि डेफर्ड प्रॉफिट वाया द कॉन्टेक्चुअल सर्विस मार्जिन और करंट डिस्काउंट एंड मेजरमेंट एंड ए रीसेप्ट P&L मींस कॉन्टेक्चुअल सर्विस मार्जिन के कंसेप्ट को अपन ने थर्ड सीरीज में सीखा। फोर्थ सीरीज में अपन ने सेफ गार्ड, जो बॉडी गार्ड जो रहता है, उस कंसेप्ट को एग्जांपल लेके अपन ने सीखा कि अपन कैसे कोई सर्विस होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट है या नहीं। अपन ने उसमें सीखा कि इंश्योरेंस रिस्क है तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, यदि इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल सर्विस है तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, नोट द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और उसके बाद में अपन ने करंट सेशन में ये सीखा कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं, तो उस सबको सेपरेट करके उस पर जो अप्रोप्रिएट जो IFRS रहता है वो अपन को अप्लाई करना रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी बाकी की चीजें भी अपन धीरे धीरे IFRS 17 से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आपको इफ यू वांट अपडेट ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस प्लीज सब्सक्राइब इट। और आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप उसको लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि किसी को शेयर करना चाहिए, किसी को IFRS 17 का नॉलेज जरूरी है तो उसको आप ये शेयर कर सकते हैं।